सर्दियों में मच्छर काटते हैं, काटेंगे तो डिसीज होगी। ये दीपावली के टाइम का मौसम आ गया है ना, दीपावली के बिफोर, दीपावली के बाद, यानी दशहरे के पहले सारे रावण जग चुके हैं, मच्छर रूपी रावण जग चुके हैं। समझ गए? तो इस समय डेंगू और मलेरिया बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब जरा सिम्टम्स लिखो, जरा एक आधे मलेरिया के सिम्टम्स बताओ। इतने सिम्टम्स हम बता चुके हैं, जरा एक आधे सिम्टम्स आप बताओ कि मलेरिया के क्या सिम्टम्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने चाहिए सिम्टम्स मलेरिया के। हेडेक, नोजिया, नोजिया, ये तो कॉमन है कि नहीं। मस्कुलर पेन, अगर मलेरिया का फीवर है, कोई भी फीवर है, सपोज दैट फीवर है कोई भी, तो हेडेक तो कॉमन हो गया, खाने की इच्छा ना करना है, निजी मिचलाना भी कॉमन हो गया, और मस्कुलर पेन भी कॉमन हो गया, यानी बदन दर्द करेगा, बॉडी पेन होगा। बात इतनी क्लियर हो गई? बॉडी पेन करेगी, हेडेक तो इसमें, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात हो गई क्लियर? यस मैम, यस मैम। हो गई ना? सारी बातें लर्न करते चलना, कोई बात भी इससे छूट नहीं जाए कि उसके बैक्टीरिया, उसका वैक्सीन, ये सारी चीजें। अब जरा देखो, नेक्स्ट आएगा फीलिंग ऑफ चिल। पहला सिम्टम्स ये हो गया। दूसरा सिम्टम्स लिखिए, फीलिंग ऑफ चिल, यानी ठंड फील होना, ठंड देके बुखार आना, ठंड देके फीवर आना, फीलिंग ऑफ चिल। उसके बाद क्या होगा? शिवरिंग, यानी बॉडी कांपने लगेगी, इतनी ठंडी लगेगी कि बॉडी कांपेगी, शिवरिंग। बात समझ गए? उसके बाद क्या होगा? ये प्रोसेस होती रहेगी रिकरिंग, यानी ये प्रोसेस होती रहेगी कब तक? सॉरी, रिकरिंग कह रहे, फॉलोड बाय फीवर रिकरिंग every 3 to 4 days, followed by fever recurring every 3 to 4 days, 3 to 4 days। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? हेडेक हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, मस्कुलर पेन हो जाएगा, फीलिंग ऑफ चिल हो जाएगा, शिवरिंग हो जाएगी, फॉलोड बाय फीवर 3 से 4 दिन में रिपीट करता रहेगा, 3 से 4 घंटों में रिपीट कर जाएगा, ठंड के साथ फीवर आएगा। बात समझ गए? और जब मलेरिया लास्ट स्टेज, मतलब मलेरिया बहुत ज्यादा फैल जाएगा, तो मलेरिया का लास्ट सिम्टम्स होगा एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। मलेरिया में एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, बात समझ गए? एनलार्जमेंट ऑफ लीवर ये हो जाएगा, एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन। उसके पहले सिम्टम्स में क्या होगा? जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो पेशेंट बिकम्स वीक। अगर अब भी वीक नहीं हो तो कब होगा? पेशेंट बिकम्स वीक और एनीमिक, एग्जॉस्टेड, यानी बहुत ज्यादा सफर रहेगा, और एनीमिक रहेगा, बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। कौन सा सामान दिखने लिख गया सबका? हेडेक, नोजिया, मस्कुलर पेन, फीलिंग ऑफ चिल, शिवरिंग, फॉलोड बाय फीवर। मलेरिया का लास्ट स्टेज हो जाएगा। मलेरिया के लास्ट स्टेज हो जाएगी हम लोग का क्या? enlargement of spleen and liver, patient becomes weak, exhausted और anemic। अब लिखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, exhausted and anemic। मतलब मैम exhausted का मतलब होता है वीकनेस फील होना,
एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वीकनेस फील होना, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कभी कभी हम लोग अंदर से एग्जॉशन से नहीं फील होते, जैसे घुट सा रहा है अंदर, जो घुटन सी महसूस हो रही है, जैसे जब बॉडी बहुत वीक होती है, बहुत ज्यादा फास्ट रहे लोग, अबंडेंट क्वांटिटी में फूड नहीं पहुंच पाता और बॉडी अंदर वीक होती है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे घुटन हो रही है। लोग कहते, इसी बात को लोग कहते हैं सांस फूल रही है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना सांस फूल रही है, यानी हम ब्रीथ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को इतनी ज्यादा एग्जर्शन फील होती है कि अब ब्लड कम है, फीवर तेज है, मलेरिया हो गया है, लीवर भी इनलार्ज हो रहा है, ठंड के साथ फीवर आ रहा है, खून बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो अंदर से घुटन सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है दम घुटा जा रहा है। बात समझ गए? और मैम ये स्प्लीन और बता दीजिए। देखो एक्चुअल में हम लोगों के दो ऑर्गन है, एक होता है लीवर, दूसरा होता है स्प्लीन। तो जो बेटा स्प्लीन होता है वो ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, यानी जितनी भी डेड आरबीसी होती हैं वो सब जाकर स्प्लीन में इकट्ठा होती हैं, और स्प्लीन में मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं। मैक्रोफेजेस जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो डेड सारी आरबीसी को फीड करती रहती हैं। तो ये जो स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, और ये बढ़ने लगेगा, अपनी बॉडी में कुछ भी बढ़ने लगे, इवन अगर मसल्स या हड्डी भी बढ़ने लगे तो प्रॉब्लम है। ये तो स्प्लीन है, स्प्लीन है इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। ये भी लीवर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में। बाइल बनेगा, बाइल पिगमेंट रहेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, सब कुछ डाइजेस्ट करेगा तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई? यस मैम, हो गया मैम। हो गया, सबका हो गया। अब हेडिंग करो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है डाइजेंटिक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम मतलब जो हम लोगों का ये मॉस्किटो है, वो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल अपनी दो होस्ट में पूरी करता है, आधी पूरी करेगा मैन और आधी पूरी करेगा इंसेक्ट में, मॉस्किटो में। बात समझ गए? मैम आधी मॉस्किटो में और आधी ह्यूमन में? हाँ, जैसे मॉस्किटो पहले मॉस्किटो में गया, मॉस्किटो गंदा पानी में गया, उसके अंदर प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम आ गया, मॉस्किटो में उसने लाइफ साइकिल पूरी करी, मॉस्किटो ने हमको काटा, हमारे अंदर पहुंच गया, हमारे अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करी, स्पोरोजोइड बन गया, दूसरा मच्छर आया हमको काटा, हमसे लेके दूसरे के पास पहुंचा। बात समझ गए? मॉस्किटो जैसे मॉस्किटो कभी कोई बैठता है, कभी कोई किसी मॉस्किटो में देखो अंदर ब्लड भरा होता है, जिसके अंदर ब्लड भरा होता है, जिस मच्छर को मार दो और ब्लड निकल आए तो वो मच्छर जो काट रहा था वो समझ जाना हार्मफुल मच्छर था, क्योंकि उसके अंदर खून है नहीं, जो ये खून पी के भरे हुए वो हमारा ही शक किया हुआ है। बस समझ गए? क्योंकि जो मॉस्किटो आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है, और आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, हर्ट होता नहीं है, तो इसके पास ब्लड कहाँ से आया? जो हम लोगों का इसने पिया है वही ब्लड इसके पास है। बात इतनी क्लियर हो गई? तो मैम ये मॉस्किटो मैम ह्यूमन का ही ब्लड ले सकता है या किसी एनिमल का भी? नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन का इसलिए लेगा क्योंकि मलेरिया हमारी डिसीज है, प्लाज्मोडियम हमारा पैरासाइट है, तो ये नहीं कहीं मैम, और एक जाके मैम कुछ करेगा। हाँ मैम एक जनरल बात मैम, जैसे कि वो एनिमल में भी तो बैठता है मैम मॉस्किटो, तो उनका खून नहीं चूसता? बैठेगा। जैसे स्क्वायरल है, स्क्वायरल इंसेक्ट पॉलिनेटर है, मतलब पूरा पॉलिनेशन का काम करती है, एनिमल पॉलिनेटर है। इंसेक्ट को तो पता नहीं उसको किस पेड़ पे बैठना है, वो गई, अगर वो पॉलन ग्रेन चिपकाए हुए किसी और का और बैठ गई किसी और पेड़ में तो पॉलन ग्रेन फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसी का नाम एडेप्टेशन है। इसीलिए पॉलन ग्रेन नंबर ऑफ जो पॉलन ग्रेन है वो ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि वही चीज मिल जाए उसको, तो पॉलन ग्रेन का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इसलिए पॉलन ग्रेन लिमिटेड नहीं अबंडेंट क्वांटिटी में। मच्छर जब बैठा आप हाँ, जैसे मच्छर बैठता है तो आप ये देखते हैं बाइट करता है, उसके बाद ऐसे रब करता है, फिर बाइट करेगा, फिर रब करेगा, वो ये देखता है कि यहाँ ब्लड कैपिलरीज है कि नहीं, यहाँ उसको प्रॉपर ब्लड मिलेगा कि नहीं, ये जिस सरफेस पे बैठा है वो ठीक ठाक है कि नहीं, ये उसके रिसेप्टर्स होते हैं, वो ऐसे टच करके चेक करता है, और जहां ब्लड होगा वही बाइट करेगा, अदरवाइज बाइट ही नहीं करेगा, उड़ जाएगा। मैम एनिमल के खून चूसेगा या नहीं मैम? नहीं,
नहीं होगा। एनिमल का खून चूसने के लिए दूसरे मॉस्किटो हैं जिनका नाम है टिक्स और माइट्स, वो एनिमल का खून चूसेंगे। लीच वो एनिमल का खून चूसेगी। जैसे भैंस ऐसे होती है ना, गंदगी में डेवलप कर रही हैं, भैंसों में लीच चिपक जाती है तो वो तब तक चिपकी रहेगी, इतनी छोटी लीच चिपकेगी, इतनी बड़ी होगी, तब तक चूसेगी जब तक वो खुद नहीं फूल के गिर जाएगी। बात समझ गए? यस। अब लिखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इट स्टार्ट विद इनोकुलेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। हेडिंग डालो। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखो, इट स्टार्ट विद इनोकुलेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। इट स्टार्ट इनोकुलेशन, इनोकुलेशन ये देख लेना, इनोकुलेशन का मतलब होता है उसका लाइफ पीरियड यानी टाइम ड्यूरेशन। इनोकुलेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स, जो स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स ये प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब स्पोरोजोइक, हाँ, अगर कोई पूछता है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन है तो आप बताओगे स्पोरोजोइट, क्योंकि पूरा प्लाज्मोडियम तो है, वो प्लाज्मोडियम भी इन्फेक्शन वहां कॉज कर रहा है, उसकी भी कई सारी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज इन्फेक्शन कॉज करेगी ये डिपेंड करता है। जैसे सारा कुछ है, कोई चीज ज्यादा हार्मफुल है, कोई कम हार्मफुल है, कोई ऐसी है जो नॉर्मल एज यूजुअल पड़ी रहती है। तो यहाँ पर ये देखना, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में इनोकुलेशन हो रहा है, लेकिन स्पोरोजोइट का इनोकुलेशन हो रहा है। स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है, स्पोरोजोइट जो है वो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है। ओके। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, थ्रू द बाइट ऑफ infected female mosquito, through the bite of infected female Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito. Next, the parasite initially multiplied within the liver. The parasite initially multiplied within the liver, यानी देखो सबसे पहले लीवर को पकड़ रही है, लीवर को, लीवर आपका थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए, बॉडी अपने आप या तो वीक हो जाएगी, वीक तो है, फूल भी जाएगी, वीक होने के बाद बॉडी फूलना शुरू कर देगी यानी बल्की हो जाएगी, इरेगुलरिटी आ जाएगी, क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन में, हमारी इम्यूनिटी में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। The parasite initially multiplied within the liver cell and then attack the RBC, then attack the RBC in their rupture, then attack the RBC resulting in their rupture, attack the RBC resulting in their rupture, resulting in their rupture. Resulting in their rupture. बात समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, there is release of toxic substance called hemojoin. There is release of toxic substance called hemojoin, और हीमोजोइन एक ऐसा सब्सटेंस है
जो ब्लड को चिल करने के लिए बाहर भी यूज किया जाता है, ब्लड बैंक में भी। हीमोजोइन से ब्लड चिल्ड रहता है, called hemojoin from the ruptured RBC, which responsible from the ruptured RBC which responsible for the chill and high fever, which responsible for the chill and high fever, for the chill and high fever. High fever. From the infected, next point लिखो, from the infected human, the parasite enters into the body. From the infected humans, the parasite enters into the body of Anopheles. The parasite enters into the body of Anopheles mosquito. The parasite enters into the body of Anopheles mosquito during biting and sucking of blood. 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 Sucking of blood. Next, further development takes place in the body of Anopheles mosquito. अब इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना. Further development takes place in the body of Anopheles mosquito. और ये Anopheles mosquito जो है वो फीमेल है. Anopheles mosquito मेल नहीं है, फीमेल Anopheles mosquito है. Further development takes place in the body of Anopheles mosquitoes. The female mosquito, next point, the female mosquito takes up gametophytes. Female mosquito takes up gametophytes. Female mosquito takes up gametophytes with the blood meal. Gametophytes with the blood meal. With the blood meal. With the blood meal. Next, formation of gametes and fertilization takes place in the formation of gametes and fertilization. इस पॉइंट को नोटेबल का पॉइंट है ये बेटा, नोटेबल पॉइंट कर लेना इसको. Formation of gametes and fertilization takes place in the formation of gametes and fertilization takes place in the intestine of mosquito. Takes place in the intestine of mosquito. Takes place in the intestine of mosquito. Intestine of mosquito. इतनी बात क्लियर हो गई? Intestine of mosquito. Intestine of mosquito. देखो पहली लाइन देखो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट विद इनोकुलेशन ऑफ स्पोरोजाइट. यानी अगर हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है तो कौन सी स्टेज? इन्फेक्टिव स्टेज से स्टार्ट होती है. और जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है स्पोरोजोइट. और ये स्पोरोजोइट कैसे पहुंचा बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल. यानी जो फीमेल एनाफ्लीज इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, उससे हमारी बॉडी में पहुंचा है. समझ गए? फीमेल मॉस्किटो ने गंदे पानी में बैठी, उसने मलेरिया कर लिया, वो स्पोरोजोइट तक बन गया. जब स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में आ गया तो वो स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में उसको पहुंचाना है.
तो जब स्पोरोजोइट फीमेल की बॉडी में, फीमेल एनाफिलीज की, तो इन्फेक्टेड कौन है? फीमेल एनाफिलीज। भानु, बात क्लियर हो रही है? यस मैम। उसके बाद अब जैसे एचआईवी है, एचआईवी को हमने बताया था जब ह्यूमन बॉडी में पहुंचा है तो मेन साइट देखता है लिम्फोसाइट, मेन साइट देखेगा लिम्फोसाइट कि लिम्फोसाइट कहां से इन्फेक्टेड है। तो हमने क्या किया, देखा क्या, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाइड विद इन द लीवर सेल एंड देम अटैक द आरबीसी एंड रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। पहले वो पहुंचा लीवर सेल के पास, लीवर सेल जो कि इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। लीवर सेल के पास बहुत सारी कुफर सेल्स होती है जो फैगोसाइटोसिस करती हैं, उनके पास पहुंचा, उससे इन्फेक्शन पहुंचा आरबीसी पे, आरबीसी की सेल रप्चर होना स्टार्ट हो गई। जैसे रप्चर इन्फेक्शन आगे पहुंचा, आरबीसी के पास कुछ भी पहुंचा तो आरबीसी की सेल रप्चर होना स्टार्ट हुई, तभी तो खून की कमी हुई। उस दिन हमने पूछा था ना, खून हमने किसी को दिया नहीं, खून हमको 5 लीटर भगवान ने दिया, और हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो खून गया कहाँ? अगर हम एनिमिक हुए तो खून कहाँ गया? यानी आरबीसी डेड हुई है मगर बनी नहीं। हमारी आरबीसी को 100 दिन में डिस्ट्रॉय होना है, उसके बाद 100 दिन में डिस्ट्रॉय होने को उसको तो बनना भी तो तुरंत चाहिए, लेकिन वो डिस्ट्रॉय तो 100 दिन में हो जा रही, बल्कि 90 दिन में हो जा रही है, लेकिन बन नहीं पा रही है 120 दिन के अंदर में, तो हम एनिमिक हो गए। लोग कहते हैं ना खून जल रहा है, तो खून जलेगा कैसे? कोई भट्टी तो लगी नहीं अंदर, खून जल इसलिए रहा है क्योंकि अंदर एसिडिटी बन रही है, एसिडिटी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है, बॉडी हीट कर रही है, लीवर हीट कर रहा है, बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट बनेगा नहीं, आरबीसी का यूज खत्म। बात समझ गए? बात समझ में आ रही है? यस मैम, यस मैम। रिया है कि चली गई? मैम है। सो गई क्या रिया? नहीं मैम, सोई नहीं है, उसके माइंड जग में रही मैम है? कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है। हाँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद देखो, अब इसका मेन इन्फेक्शन क्या है? देयर इज अ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन। यानी किसने रिलीज किया हीमोजोइन? फीमेल एनाफिलीज के पास पहुंचा, उसने एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट किया जिसको हीमोजोइन कहते हैं। हीमोजोइन ब्लड चिलिंग में हेल्पफुल करता है। जब हम लोग का ब्लड बैंक में ही ब्लड रखा हुआ तो वहां पे हीमोजोइन सब्सटेंस पड़ा हुआ जिससे ब्लड ठंडा रहे, इन्फेक्शन ना हो। हमने कहा मलेरिया हुआ है, मलेरिया में ठंड देख के बुखार आएगा, बॉडी कांपने लगेगी। बॉडी ठंडी कब पड़ेगी? जब हीमोजोइन अंदर ब्लड को ठंडा कर रहा है, क्योंकि ब्लड की वजह से तो बॉडी गर्म है और ब्लड होने के बावजूद बॉडी ठंडी पड़ रही है, यानी ब्लड में कुछ ऐसा मटेरियल पहुंच गया है जिससे जो ब्लड है वो ठंडा पड़ रहा है, और ब्लड जब ठंडा पड़ रहा है तो बॉडी अपने आप कांपने लगेगी। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चा? अब तो यहाँ मैम पे ये क्या क्या है, हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन एक केमिकल सब्सटेंस है जो ब्लड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हमारा ब्लड बैंक में ब्लड होता है, पाउच में मिलता है, बॉटल में मिलता है ना, तो सोचो ब्लड खराब क्यों नहीं हो रहा, रखा हुआ है, तो वहां पे हीमोजोइन एक सब्सटेंस होता है जो डाला जाता है जो कि ब्लड को खराब होने से प्रिवेंट करता है। बात समझ गए? अब ब्लड खराब नहीं हो पा रहा है, ये हीमोजोइन हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल है, हमारी बॉडी में पहुंचा किससे? फीमेल एनाफिलीज के थ्रू। फीमेल एनाफिलीज किससे इन्फेक्टेड है? प्लाज्मोडियम के थ्रू। प्लाज्मोडियम एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है जिसका नाम है हीमोजोइन। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होने से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन हीमोजोइन बॉडी को एक्स्ट्रा चिल कर रहा है। एक्स्ट्रा चिल कर रहा है तो फीवर 103, लेकिन बॉडी पड़ी है ठंडी, बॉडी रही है कांप। पहले ठंड के साथ बॉडी कांपेगी और फिर तेज बुखार चढ़ेगा। बात समझ गए? और उस बुखार में ठंड लगती रहेगी। कभी कभी देखा होगा बुखार होता है तो गर्मी लगती है, किसी को फीवर होता है तो गर्मी गर्मी से अंदर से लगती है, और कभी कभी फीवर होता है इंसान ब्लैंकेट ओढ़ता है और रजाई ओढ़ के सोता है फिर भी उसको ठंड लग रही होती है। बस समझ रहे हो? तो फीवर के 2 टाइप है। अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो भी अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में ठंड लगती है, बहुत तेजी के साथ ठंडक सी महसूस होती है, बॉडी कांपती है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस मैम। तो मैम डाइजेस्ट हो गई अगर हम बात? ब्लड को हाँ हाँ ब्लड बोलो। को उसमें रख हीमो ये डालते हैं हीमोजोइन, जोइन, हाँ हाँ। तो मैम अगर फिर जैसे किसी पेशेंट को हम ब्लड देते हैं तो मैम वो तो वैसे इन्फेक्टेड हो जाएगा उससे मैम। हाँ, अब जैसे हीमोजोइन टॉक्सिक मटेरियल जब बॉडी के अंदर पहुंच रहा है तो ये टॉक्सिक मटेरियल है। टॉक्सिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि जब हम ब्लड लाते हैं तो सीधे चढ़ाने नहीं लगते हैं,
उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर में करते हैं, उसके बाद ब्लड चढ़ाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का ब्लड निकले और आपकी बॉडी में डायरेक्ट चढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हमारी बॉडी से निकल रहा है आपकी बॉडी में चढ़ रहा है। मतलब ऐसा ब्लड बैंक वाले करते नहीं है, हो तो सकता है बट वो लोग करते नहीं है। वो आपकी बॉडी का ब्लड लेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, जो प्रिजर्व रखा है उसको लेके आएंगे और चढ़ाएंगे। तो पहले जब वो लेके आते हैं तो इतने दिनों का ब्लड रखा हुआ पहले नॉर्मल करते हैं लैब में, उसके बाद बोतल में फिल करते हैं, फिर लगाते हैं ब्लड चढ़ाने के लिए। अगर तुरंत लाके पाउच चढ़ा दें तो मर जाएंगे ऑन द स्पॉट। कौन चढ़ाने वाला नहीं, चढ़ा जिसके चढ़ रहा वो। बस समझ रहे हैं? यस मैम। हमने इसीलिए हम लोग प्रिस्क्राइब करें डॉक्टर कुछ भी कि आपको ब्लड की बहुत कमी, ब्लड चढ़वा लीजिए। लेकिन अगर ग्रोइंग एज है और बिल्कुल मरणासन पे नहीं लगे हैं तो अवॉइड करना चाहिए। आप फूड के थ्रू, न्यूट्रिएंट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ब्लड को बनाइए, ब्लड चढ़वाइए नहीं। क्योंकि ब्लड चढ़ जाता है तो पता नहीं किसका कैसा ब्लड मिल जाए। और एक बार ब्लड चढ़ने के बाद जब भी तबीयत खराब होगी ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। इसलिए ब्लड चढ़वाना नहीं चाहिए। चुकंदर, गाजर ये सब खा पी के ब्लड को अपना कंप्लीट कर लो। ग्रोइंग एज है, फोलिक एसिड के कैप्सूल खाने लगो, ब्लड अपने आप बनना स्टार्ट हो जाए। सिरप पी लो, लेकिन ब्लड चढ़वाओ नहीं जहां तक हो सके। अब बिल्कुल 65-70 साल की उम्र हो गई, कुछ बनना ही नहीं है, तो 70 साल की उम्र हो गई तो मरी जाए ज्यादा बेटर है। तो चढ़वा के ब्लड मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 तो साल इसका क्या क्रॉस। मतलब मैम, ब्लड हाँ, मील का क्या मतलब? ब्लड मील का मतलब होता है जो ब्लड इंसेक्ट खाता है। जैसे हम लोगों की मील फूड है, तो ब्लड मील किसकी है? फीमेल एनाफिलीज की। लिखा ना, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील। जो फीमेल मॉस्किटो है वो गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम के किससे लेगा? जब हमारी बॉडी में गया ब्लड ले रहा है तो वो उसकी एक डाइट हो गई, उस एक डाइट से उसने गैमेटोसाइट को ले लिया है। अब ये गैमेटोसाइट के लेके दूसरे के पास पहुंचेगा वहां इन्फेक्शन करने के लिए। गैमेटोसाइट से स्पोरोजोइट बन गया, स्पोरोजोइट दूसरे की बॉडी में डालेगा। बात समझ गए? यस। बात समझ रहे हो? 1 मिनट के लिए वेट करना, बस 1 मिनट के लिए। हाँ बच्चों, देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। यानी गैमीट्स का जो फॉर्मेशन है वो इंटेस्टाइन में हो रहा है। किसके इंटेस्टाइन में? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। बस समझ गए? जाइगोट डेवलप फर्दर एंड फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजाइट्स। गैमेटोसाइट पहुंचा है, स्पोरोजोइट बनाएगा। स्पोरोजोइट जब बन जाएगा तो ये दूसरे के बॉडी में जाएगा इन्फेक्शन कॉज करने। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? भानु, रिया, भानु, रिया, बात आ रही नहीं आ रही समझ में? यस मैम, आ रही। यस आ मैम। रही है मैम, आ रही है।
हाँ, सो गए थे दोनों के दोनों। लिखो अब लास्ट लाइन बोलो, क्या बोली थी हमने लास्ट लाइन? लास्ट लाइन बोलो। takes place in intestine of mosquito. Intestine of mosquito. The zygote develop. The zygote develops further and form. The zygote develops further and form thousands of sporozoites. Thousands of sporozoites which migrated into the thousands of sporozoites which migrated into the salivary gland of mosquito, which migrated into the salivary gland of mosquito, which migrated into the salivary gland of mosquito. Next, when the mosquito bite another human, when the mosquito bite another human, when the mosquito bite another human, sporozoites are injected. Sporozoites are injected. Sporozoites are injected. Sporozoites are injected. बात क्लियर हो गई? Sporozoites are injected. Next, the malarial parasite requires to host. The malarial parasite requires to host human and anopheles. Human and anopheles. Human and anopheles. Mosquito to complete their life cycle. यानी डाइजेंटिक पैरासाइट हो गया। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की नीड है, यानी डाइजेंटिक पैरासाइट हो गया। इसकी लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में बनी हुई है, ये बोर्ड्स के लिए भी जरूरी है, तो अपना तैयार कर लेना। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये जो चैप्टर है हम लोगों का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कंप्लीट हो गया है। इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एलर्जेंस, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें इस चैप्टर में नोट करने वाली सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। और जो इम्यूनिटी और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी वाली बात है वो हम लोगों को समझनी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्यों बच्चों? आप कौन सा बनाएंगे आप? अब ये बताओ कौन सा चैप्टर करना चाह रहे हो तुम लोग? हम इकोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए। हम इकोलॉजी सोच रहे थे या तो फिर वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। मैम तो बड़ा बहुत है मैम, उसे हम बाद में कर लेंगे मैम। इसमें ये हम छोटे-छोटे चैप्टर ही ना कर लें पहले मैम। तो पहले पढ़े ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद इकोलॉजी ना। पहले ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जैसे भी करना हो। हाँ नहीं, मैम ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना बायोटेक। तो करा दीजिए या फिर कौन से? क्या? जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हो, इन दोनों में से किसी में भी जिसमें ज्यादा आते हो नीट में। देखो आप लोग कर सकते हो, इकोसिस्टम भी कर सकते हो। इकोलॉजी वाला कह रहे हो ना? इकोलॉजी वाला कह रहे हो ना आप लोग? हम इकोलॉजी में तो कई सारे आते हैं ना शायद। वही तो कह रहे हैं, इकोलॉजी कह रहे हो ना आप लोग? हाँ तो इकोसिस्टम स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इकोसिस्टम स्टार्ट कर लो।
मैम इससे तो कितने ये क्वेश्चन आते हैं मैम इकोलॉजी से पूरी? देखो, इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है जैसे नेट प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, ग्रेजिंग फूड चेन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कॉमन सेलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, किसका पिरामिड अपराइट है, किसका पिरामिड इन्वर्टेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोगों के चैप्टर में से, हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एमबीआई पढ़ चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ चुके हैं, और 11th पूरा इंक्लूड करके इतना पूरा पकड़ अपनी जो है सब्जेक्ट में बना लो तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। पेपर उठाकर देखना कि जो लास्ट ईयर का पेपर, अरे जो अभी पेपर हुआ है, उस पेपर में रेशियो किस चैप्टर से ज्यादा है। बस समझ लो, 90 क्वेश्चंस अपने आएंगे, यानी 360 नंबर हम लोगों को लाने हैं। 360 में से 11th अपना और 12th अपना, 12th का अपना फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और इकोलॉजी। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज में ओजोन डिप्लेशन, सीएफसी, ये सब कुछ लेता, बीओडी, ये सब पूछते। इतना पढ़ लो तो अपने आप नैया पार लग जाती है। हाँ, समझ मैम गए? ये तो पूरा ही हो गया मैम। नहीं नहीं, पूरा नहीं, 11th में पकड़ बना लो कायदे से। और जैसे जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट वाली यूनिट है, उसमें से अगर हम लोग का प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन आएगा तो मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे मान लो। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ना नहीं है इस चैप्टर को। एनवायरमेंटल इशू तो ऐसे लेटे बैठे पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पोल्यूशन है, वो तो जाने कब से पढ़ रहे हो। इकोलॉजी और ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट मतलब 11th में पकड़ बनाने, मतलब 11th पूरा अच्छे से आता हो और 12th की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट अच्छे आती हो तो नैया पार लग जाती है। मेरे कहने का ये मतलब है। मान के तो चलो कि 360 नंबर लाना तो सब कुछ पढ़ना है, समझ गए? 360 यानी अपने अंडर में आधी नीट, 720 में 360 तो हम ही लोगों को लेने हैं। ठीक है, तो आधी तो अपने अंडर में चली गई, बाकी आधी बच्ची फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा, तो फिर ये डिसाइड हो गया कि ऑर्गेनिज्म यानी इकोसिस्टम स्टार्ट होगा चैप्टर हम लोग का। तो स्टार्ट कर दिया जाए इकोसिस्टम आज ही से। यस मैम, स्टार्ट कर दे इकोसिस्टम, कर दीजिए मैम। क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज देख लेना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कितना बचा है आप लोगों का? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कितना कुछ भी बचा है? एनसीईआरटी से ही मैच कर लो, कुछ भी ना बचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ मैम एंड वो तो डिसीज मैम जो आप आपने, देखिए ना मैम, कितना मैम, हमें ऐसे क्या पता मैम नीट में कितना हाँ, आता है, अरे एनसीईआरटी के ऊपर भी तो आता है। अरे मेरे कहने का मतलब है बोर्ड के लिए देखो, जैसे हेडिंग देखोगे आप बोर्ड में एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, तो ये तो आपको पता चलेगा ना कि मैम ने ये टॉपिक पढ़ा दिया एनसीईआरटी में। नीट का तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोर्ड का देख के चलो, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बोर्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिया आपने, बस पढ़ लिया, काम खत्म। माइक्रोस पढ़ लिया तो काम खत्म हो गया। रिवीजन करने के तौर पे बैठोगे ना, रिवीजन करोगे, लेकिन एनसीईआरटी उठा के ये तो देखोगे कि हाँ ये टॉपिक हो गया, यस मैम, है ना। एनसीईआरटी तो आप ही उठाओगे कि हमने कह दिया कि कोर्स खत्म हो गया। मान लो हमने कह दिया, आपको कैसे पता कि कोर्स खत्म हो गया? आप भी तो पता, मान लो क्रॉस कनेक्शन है, क्रॉस चेकिंग करनी है, तो आप भी तो देखो कि कोर्स खत्म भी हुआ है कि मेरे मुंह से कोर्स खत्म हो गया। समझ गए? तो अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पूरा चेक कर लेना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा चेक कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पूरा चेक कर लेना। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब कुछ पूरा चेक कर लेना कि 12th के बेसिस पे कंप्लीट हुआ। नीट की जिम्मेदारी तो मेरी है कि हमको क्या पढ़ाना है। बात समझ गए? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। चैप्टर का नेम डालो इकोसिस्टम। मीटिंग ओवर तो नहीं हो जाएगी, क्लास तो नहीं ओवर हो जाएगी कि पता लगा हम इकोसिस्टम स्टार्ट करें क्लास ओवर हो जाए? नो मैम, क्योंकि 2 बजे से 12th की क्लास है मेरी, 1 बजे से, सॉरी। तो मैम 1 तो बज गया। हाँ, तो जरा मैम से एक बार पूछ लो इकोसिस्टम, मैम से एक बार आप लोग कंसर्न कर लो। देखो,
इकोसिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में हमको वो पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में क्या आपस में रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। यानी हम लोग एनी हाउ एनी कॉस्ट किसी ना किसी उससे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से जो रिलेशनशिप है, एनवायरनमेंट से जो रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी टर्म coined by Ritter, और फादर ऑफ इकोलॉजी है जी टेंसले। फादर ऑफ इकोलॉजी है टेंसले। बात समझ गए? फादर ऑफ इकोलॉजी है टेंसले। अब हम देखते क्या है कि हमको एक ब्रांच पढ़नी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हम लोगों को क्या देखना है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर बनी हुई हैं, क्या क्या चीजें मिलकर बनी हुई, कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दो कंपोनेंट आते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट आते हैं। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट आते हैं। एक आता है एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा आता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा आता है बायोटिक कंपोनेंट। बात समझ गए? एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर, एयर, ये सारा। और बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारी चीजें आती हैं हम लोग के बायोटिक कंपोनेंट में। लिखिए इसको। ये बायोटिक कंपोनेंट में इकोलॉजी में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि एनवायरनमेंट से हम लोगों का कैसा रिलेशनशिप है, कैसी ट्यूनिंग है हम लोगों की, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। और फादर ऑफ इकोलॉजी है टेंसले। टर्म इकोलॉजी दिया था रिटर ने। ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप की ब्रांच को इकोलॉजी बोलते हैं। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट आते हैं, एक बायोटिक और दूसरा बायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट में लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर, एयर आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों के कौन से आते हैं? प्लांट्स और एनिमल। बस समझ गए? ये इकोलॉजी हमने स्टार्ट कर दी है और इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे